23 फरवरी 2026 एक लड़का अक्षत आशियाना पुलिस स्टेशन में अपने फादर की मिसिंग कंप्लेंट करवाता है। उसने पुलिस को बताया कि उसके फादर पिछले 3 दिनों से घर वापस नहीं आए हैं। कंप्लेंट फाइल होते ही पुलिस अक्षत के फादर को ढूंढना शुरू कर देती है एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आता है वो सबको हैरान कर देता है। Hey everyone, this is Big Creepy and my name is हर्ष और आज का केस रिवॉल्व करता है लखनऊ के पॉश एरिया में रहने वाली फैमिली के अराउंड। इस फैमिली में महाविंद्रा सिंह अपने बच्चों और भाइयों के साथ रहा करते थे। उनके घर का लेआउट कुछ इस तरह से था कि उनका घर 3 फ्लोर्स का था। जो फर्स्ट फ्लोर था वो ज़्यादातर वेकेंट ही रहा करता था और जो सेकंड फ्लोर था उसमें महाविंद्रा सिंह के छोटे भाई और उनकी वाइफ रहा करती थी। एंड द थर्ड फ्लोर जहां महाविंद्रा सिंह अपनी 17 ईयर ओल्ड डॉटर कृति और अपने 21 ईयर ओल्ड बेटे अक्षत के साथ रहा करते थे। आई नो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि उसकी वाइफ का क्या, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी वाइफ 9 साल पहले ही गुजर गए थे। तो यहाँ पर महाविंद्रा सिंह अपने बच्चों को अकेले पाला करते थे। वैसे तो महाविंद्रा बहुत रिच थे बिकॉज उनकी मल्टीपल पैथोलॉजी लैब्स थी और साथ ही वो ल्यूकर बिजनेस भी रन करते थे। उन्होंने सेकंड मैरिज नहीं की थी क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे दी थी। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। इवेंचुअली वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बट वो फिर भी अपने बेटे अक्षत को ज़्यादा पैसे नहीं दिया करते थे बिकॉज ऑफ कि उनका बेटा कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं वो पैसों को ऐशी में ना वेस्ट कर दे, जो यूजुअली मैक्सिमम रिच लोगों के बच्चे अक्सर किया करते हैं। यहाँ पर महाविंद्रा सिंह की बहुत अच्छी सोच थी कि बच्चों को उनको पैसों की वैल्यू सिखाना, कि उनके बच्चे जो भी चीज़ें उनसे मांगते थे वो तो पहली बात तो उनको ला कर देते थे, लेकिन जब वो उनसे पैसे मांगते थे तो वो पैसे उनको ईजिली नहीं दिया करते थे क्योंकि उनका मानना यही था कि बच्चों को ऐसे पैसे देने पर बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चों को पैसों की कदर नहीं होती। एंड दिस इज़ द गुड थिंग, हर एक पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे को कुछ भी ला कर नहीं देते थे। उनका बेटा जो भी अपने फादर से मांगता था, उनके फादर वो हर चीज़ अपने बेटे के लिए करते थे, बट एक्सेप्ट मनी देना। उन्होंने अक्षत को पैसों की वैल्यू समझाने के लिए अपने ही ल्यूकर शॉप में मैनेजर की जॉब भी दी थी और वो उसे 18,000 की सैलरी भी दिया करते थे। बट यहाँ पर उनका ड्रीम था कि वो अपने बेटे को नीट क्लियर करवाकर उसे डॉक्टर बनाए। उनका ये फ्यूचर प्लान था कि उनका बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो वो अपने फादर के बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आई ऑलरेडी सेड बिफोर दैट कि उनकी पैथोलॉजी लैब थी, तो अगर अक्षत डॉक्टर बन जाता तो वो अपने पापा के बिजनेस में, पैथोलॉजी के लैब वाले बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता था। पर यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि उसके बेटे अक्षत को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, यहाँ पर कुछ ये नहीं है कि होता है कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उनके कुछ अलग ही स्किल्स होते हैं, अलग ही उनका पैशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करने से सब कुछ हो। बट यहाँ पर उसके फादर का जो ड्रीम था नीट, कि उनका बेटा नीट क्लियर करे और डॉक्टर बने, ये सपना उसने पूरा ना करके उसने BCom में एडमिशन ले लिया। मनविंद्रा जी अपने बेटे को नीट क्लियर करवाने के लिए सारी कोचिंग्स के पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन यहाँ पर उसने अपने फादर का ड्रीम चूज़ ना कर उसने BCom में एडमिशन ले लिया। और इसी बात पर अक्सर अक्षत और महाविंद्रा जी में आर्गुमेंट्स होती रहती थी। लेकिन तुम यहाँ सोच रहे होंगे कि एक बाप बस अपना सपना अपने बच्चे पर थोप रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो स्कूल में कुछ कोर्स किया करता था। तो यहाँ पर उनके फादर का अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो नीट क्लियर कर सके कोई गलत बात नहीं थी। ऑब्वियसली वो कर सकता था, बट एज यू नो उसने ऐसा नहीं किया। वो तो बस चाहता था कि उसे बिना मेहनत किए, बिना किसी स्ट्रगल के उसे अपने फादर का, अपने पापा का बिजनेस मिल जाए। इससे उसके पापा के सपनों पर पानी तो फिर ही गया था। ओके, अब थोड़ा अक्षत को भी जान लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू नेबर्स एंड देयर क्लासमेट्स उसके कोई भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे एंड वो एक शाई इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। यहाँ पर हो सकता है कि वो अपने मदर की डेथ के बाद ऐसा बन गया हो, ऐसा है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बस मैं ऐसे सोच रहा था। बट वो एक और चीज़ में शामिल था जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था उसके फादर के लिए। 4 months अगो इन 2025 उनके घर से गोल्ड ज्वेलरी अचानक से गायब हो गई थी। इस पॉइंट पर सबका पहला शक डोमेस्टिक वर्कर्स पे ही गया था। मनविंद्रा सिंह जी ने यहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट भी लगाई थी, बट शॉकिंगली अगले दिन ही मनविंद्रा सिंह जी ने उस एफआईआर को वापस ले लिया। और उसको वापस लेने का रीज़न ये था कि उनको पता चल गया था कि ये ज्वेलरी किसने चुराई थी, और वो ज्वेलरी चुराई थी उनके ही बेटे अक्षत ने। और इन्हें ये चीज़ इसलिए पता चल गई थी क्योंकि वो पहले भी ऐसे कांड करता रहता था। और एक बार तो उसने अपने घर से 50,000 चुराए और वो अपने घर से कानपुर भाग गया था। मनविंद्रा जी अपने बेटे से प्यार तो करते ही थे, जो हर पेरेंट्स अपने बच्चे से करता है। ऑब्वियसली उसके बार बार ऐसा हरकत करने पर अब मनविंद्रा सिंह जी का ट्रस्ट अपने बेटे पर ख़त्म होते जा रहा था। इसलिए वो अब हर चीज़ पर अपने बेटे को रोक टोक करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज़ अक्षत को पसंद नहीं आ रही थी, और ये चीज़ उनके बीच में आर्गुमेंट्स को और बढ़ावा दे रही थी। और यही आर्गुमेंट्स आगे जाकर एक हिलेरियस क्राइम का रूप लेने वाली थी। 19 फरवरी की शाम को मनविंद्रा सिंह अपने घर वापस आते हैं और घर पर रखे 50 लाख रुपए को गिनने लगते हैं। और तुम यहाँ सोच रहे होंगे कि कोई इतना पैसा अपने घर पे क्यों रखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो उनका बिज़नेस ल्यूकर बिज़नेस था, तो आपको पता ही है कि ल्यूकर बिज़नेस में एक दिन में कितनी सेल होती है, और वहाँ पर कैश का भी बहुत ज़्यादा लेन देन होता है। तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये 50 लाख रखा था अपने ल्यूकर शॉप के लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मनविंद्रा सिंह जी को पता चलता है कि उनके 50 लाख में से एक बड़ा हिस्सा गायब है। एंड एज यू नो उनका सबसे पहला शक जाता है अपने बेटे अक्षत पर, और इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और जैसे ही अक्षत घर वापस लौटता है तो मनविंद्रा सिंह जी उस पर सीधा टूट पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स यहाँ पर मनविंद्रा जी और अक्षत दोनों ल्यूकर के इन्फ्लुएंस में थे, और इसलिए जैसे उनका आर्गुमेंट शुरू हुआ जल्द ही वो आर्गुमेंट हीटेड आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी लिखा था कि यहाँ पर मनविंद्रा सिंह जी इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने अपने बेटे को थप्पड़ भी मार दिया था। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी लाइसेंस गन उठाई और अपने बेटे के सिर पर तान दी। ऑब्वियसली उन्होंने शूट नहीं किया क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करते थे। कोई भी पेरेंट, कोई भी बाप अपने बच्चे को मार तो ना सकता है, जान से तो नहीं मार सकता। इतना सब होने पर भी अक्षत को थोड़ा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा था। वो बस अपने पापा को गुस्से और नफ़रत की नज़र से देख रहा था। यहाँ पर पूरी गलती अक्षत की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी झुका नहीं। बात यहीं पर ख़त्म हो गई और उसके बाद सब सो ही गए थे एक्सेप्ट अक्षत। अक्षत के दिमाग में बस वही चीज़ें बार बार चल रही थी कि कैसे उसके फादर ने उसे आज इंसल्ट किया था, और वो चीज़ उसे सोने नहीं दे रही थी, वो चीज़ उसे चैन से बैठने तक नहीं दे रही थी। तो वो क्या करता है कि अपने रूम से बाहर निकलता है और सीधा अपने फादर के रूम में चला जाता है। फादर के रूम में जाने के बाद वो वहाँ पर देखता है कि उनके फादर गहरी नींद में सो रहे थे और उनके पास उनकी लाइसेंस गन पड़ी हुई थी। और वो क्या करता है कि अपने फादर की लाइसेंस रिवॉल्वर को उठाता है और पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी बहन कृति भागकर अपने फादर के रूम में आती है, और जैसे ही वो अपने फादर के रूम में आकर वो सारा मंजर देखती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। पहले तो अक्षत अपनी बहन को कहता है कि ये मुझसे गलती से हो गया था, एंड देन उसके बाद वो अपनी बहन को धमकाने लगता है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे भी अपने पापा की तरह मार देगा। और ये सुनकर कृति सीधा सेकंड फ्लोर में जाकर अपनी चाची के पास जाकर सो जाती है और अपनी चाची को ये बताती है कि उसे अकेले सोने में डर लग रहा है, इसलिए वो उसके साथ सोने के लिए आ गई थी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है
कि गोली की आवाज़ अगर कृति सुन सकती थी तो उसकी चाची और उसके जो चाचा थे उन्होंने वो आवाज़ क्यों नहीं सुनी। और ये सारा मंजर था सुबह 4 बजे का। तो 4 बजे तो तुम लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा सन्नाटा होता है, कि थोड़ी सी आवाज़ आने पर भी इजीली सुनाई दे सकती है। ओके देन वो क्या करता है कि वो मनविंद्रा जी की बॉडी को ड्रैग करता हुआ 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पर ले जाता है। वो उन्हें एक अनऑक्युपाइड रूम में रख देता है। और यहीं एक और क्वेश्चन पॉपअप होता है कि वो इतनी भारी बॉडी को अकेले 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर तक कैसे ले आया। पहली बात तो ये कि वो कैसे खींच कर लेकर आया, और अगर वो खींच कर लाया भी तो फिर से किसी ने कुछ आवाज़ नहीं सुनी, कुछ नोटिस नहीं किया। ओके, अब सुबह के लगभग 6-7 बज चुके थे और लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। और यहीं अक्षत को एक बात हिट करती है कि उनके पापा डेली सुबह वॉक पे जाया करते थे। ये उनकी डेली रूटीन थी कि वो वॉक पर जाते थे और रास्ते में जो भी मिलते थे उनसे बातें किया करते थे। और उस दिन ऑब्वियस है कि उनकी ये रूटीन ब्रेक होने वाली थी। तो अक्षत ने यहाँ पर एक प्लान बनाया। उसने किया कि उसने सबको बता दिया कि उसके फादर सुबह सुबह ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली चले गए हैं और वो दोपहर तक वापस लौट आएंगे, जिससे उसे बॉडी को ठिकाने लगाने का थोड़ा और वक्त मिल गया था। उसने ऑनलाइन डिलीवरी साइट से 2 नाइफ ऑर्डर किए और मार्केट में जाकर प्लास्टिक का ब्लू ड्रम ले आया। एंड देन उसने उस नाइफ से अपने पापा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने सिर को अलग किया, हाथों को अलग किया और पैरों को अलग किया। एंड देन उन बॉडी के टॉर्सस को उसने एक स्लीपिंग बैग में डाला और उसे ड्रम में डाल दिया, जिसमें उसका सर अलग था, हर हाथ के जो पंजे थे अलग थे। फिर उसने बाकी के बॉडी के कुछ पार्ट्स, बेडशीट्स, क्लोथ्स को उठाया, गाड़ी के डिक्की में डाला और 21 किलोमीटर ड्राइव कर सुनसान जगह पर जाकर उसे डंप करके चला दिया। बाद में पकड़े जाने पर अक्षत ने पुलिस और मीडिया को ये बताया था कि उससे ये सब गलती से हो गया है। मारी क्यों पिता को गोली मारी? क्या कारण रहा? अच्छा कुछ बताएं। कोई तो कारण रहा होगा। अक्षय, कुछ अपना पक्ष रखना चाहोगे? आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया तो। लेकिन अक्षत ने शायद ये सब कुछ पहले ही प्लान करके रखा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स उसने पहले से ही नाइफ और कुछ चीज़ें ऑनलाइन साइट्स पर सर्च की थी। सोशल मीडिया पर ब्लू ड्रम मर्डर केसेस भी सर्च किए थे। मतलब ये सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान मर्डर था। एंड उसने रिलेटिव्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिसका टाइटल उसने रखा था कि प्लीज़ पापा लौट आओ। और उसने खुद ही पुलिस में जाकर अपने पापा की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाई थी। बट पुलिस के सवाल पूछने पर पुलिस को अक्षत पर थोड़ा शक होने लगा था। एंड सीसीटीवी और सिम ट्रैकिंग से पुलिस का शक और गहरा होता जा रहा था। एंड पुलिस के थोड़े दबाव डालने पर अक्षत का ब्लेंडर पकड़ा जाता है और वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। एंड द फिशी थिंग इज कि उसने 10 लीटर कैरोसिन मार्केट से लाकर रखा हुआ था और उसका प्लान ये था कि जितने भी रिमेन्स हैं, जितने भी बॉडी के टॉर्सोस हैं, वो उसे जलाकर सारे एविडेंस को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। आफ्टर दैट पुलिस ने कृति को भी सवाल जवाब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पुलिस का मानना था कि कृति भी कहीं ना कहीं इस क्राइम में शामिल है। पर अक्षत का कहना है कि मैंने उसे धमकाया था, उसकी कोई भी गलती नहीं है। एंड इवन उसने कहा कि उसकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो सारी कृति को दे दिए जाए ताकि वो आगे की ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सके। एक बेटा जो अपने फादर के सपने को पूरा करने के प्रेशर में था और एक फादर जो सिर्फ अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड हुआ एक ब्रूटल मर्डर के साथ। एंड ये था लखनऊ ब्लू ड्रम मर्डर केस का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये केस फ्यूचर में देख रहे हो तो हो सकता है कि इस केस में कुछ बदलाव आ गए हों, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी फ्यूचर में इस केस के रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मैं उसे पिन कमेंट कर सकूँ। एंड अगर आपको ऐसी ही रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो यहाँ पर हम वही बनाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कर देना।
एंड ये मेरे लिए एक बहुत मोटिवेटेड बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।